नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था को, इंडियन पॉलिटी को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, राज व्यवस्था को। ये जो हमारी सीरीज़ थी, इसमें अभी तक हमने 4 लेक्चर है वो ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक जो शब्दावलियाँ होती है, बेसिक जो टर्म्स होते हैं, उनको हमने अभी तक पढ़ा है। तो लेक्चर कितने खत्म हो गए? हमारे 4 हो गए हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने बेसिक शब्दावलियाँ होती है, जो बेसिक टर्म्स होते हैं पॉलिटी के, वो देखे हैं। जैसे कि राज्य क्या होता है, ठीक है, नेशन क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के टाइप देखे थे, किस किस प्रकार की गवर्नमेंट है, वो टाइप देखे थे। वो सारी चीज़ें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में जो लास्ट हमारा जो लेक्चर था, उसमें हमने क्या देखा था? शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में देखा था। हमने देखा था कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण किसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो एक वर्ड हमने यूज किया था, ट्राइस पॉलिटिका। ये क्या होता है? ट्राइस का मतलब होता है 3, पॉलिटी का मतलब होता है राजनीति, राजनीति के 3 पिलर। तो ट्राइस पॉलिटी का वर्ड भी हमने देखा था। फिर हमने बात करी थी मोंटेस्क्यू के बारे में। इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का जो है उसका प्रतिपादन किया था, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो अब हम इसके आगे का है वो देखेंगे। अभी तक का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है? किन किन भागों में डिवाइड किया जाता है? जो गवर्नमेंट होती है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लेजिस्लेचर, जिसे कहा जाता है विधायिका, लेजिस्लेचर जिसे विधायिका कहा जाता है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है, जिसका काम होता है कानून को लागू करना। और विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। उसके बाद में होती है जुडिशरी, जिसका काम होता है न्याय प्रदान करना, जस्टिस देना। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसको डिवाइड किया जाता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बात करी थी? उसके बाद में हमने बात करी थी कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें काम करती है, न्यायपालिका का क्या काम होता है, विधायिका का काम क्या काम होता है। अगर किसी एक व्यक्ति के पास में सारी पावर होगी तो उसका नुकसान क्या होगा? तो वहाँ पर वो एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी, जिससे वहाँ पर क्या आ जाएगा? निरंकुशता आ जाएगी। वो किसी की सुनेगा नहीं, वो निरंकुश हो जाएगा, लोगों के पास में कोई अधिकार नहीं बचेंगे। ये सारी चीज़ें हमने उसके बाद डिस्कस करी थी। फिर हमने देखा था भारत में क्या स्थिति है, क्या भारत में पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण पूरी तरह से है तो क्या एग्जाम्पल है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे कि भारत में किस प्रकार से शक्तियों का पृथक्करण देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज हम बात करेंगे अलग अलग देशों के जो संविधान है वहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण की क्या स्थिति है। जैसे कि यूएसए में क्या स्थिति है, ब्रिटेन में क्या स्थिति है, ऑस्ट्रेलिया में क्या स्थिति है शक्तियों के पृथक्करण की। और इन सारों को सबको देखने के बाद में हम बात करेंगे कि भारत की क्या स्थिति है। ठीक है, पहले हम अदर जो स्टेट है, अदर कंट्रीज है, उनके संविधान के एग्जाम्पल देखेंगे। उससे हमें ये समझ में आ जाए कि वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, वहाँ पर किस प्रकार से काम करता है। इन सारे एग्जाम्पल से समझने के बाद में हम भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यूएसए की, अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कठोर है। कठोर का मतलब क्या है कि यहाँ पर है ना पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या समझे आप? सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं अमेरिका की, यूएसए की, ठीक है, और बात करें सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के पृथक्करण की, शक्तियों के पृथक्करण की, कहाँ की बात कर रहे हैं? यूएसए की, अमेरिका की। तो यहाँ पर जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है काफ़ी कठोर है। कठोर मतलब वहाँ पर पूरी तरह से शक्तियों का पृथक्करण है, पूरी तरह से शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियों का पृथक्करण है। अब पूरी तरह से शक्तियों के पृथक्करण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है, तीनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगी। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका अपना काम करेगी, लेजिस्लेटिव है वो अपना काम करेगी, और जुडिशरी है वो अपना काम करेगी। सिंपल शब्दों में कहे तो अमेरिका में शक्तियों के जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो पूरी तरह से कठोर है। वहाँ पर शक्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
एक जाती है कार्यपालिका के पास में, कुछ शक्तियाँ दी गई है विधायिका को, लेजिस्लेचर को, और कुछ शक्तियाँ दी गई है न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका अपना काम करेगी, वो उनके मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। विधायिका है जो लेजिस्लेचर है वो अपना काम करेगी, वो एग्जीक्यूटिव के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो यहाँ पर पूरी तरह से शक्तियों के जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो यहाँ पर पूरी तरह से इंप्लीमेंट होता है। तो वहाँ पर कठोर शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। अमेरिका में किस प्रकार का सिद्धांत है? तो अमेरिका में कठोर पृथक्करण का सिद्धांत है, यानी कि एक अंग है वो दूसरे अंग में हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे कि जो हाथ को काम दिया गया है तो वो काम हाथ ही करेगा। ये हमारा हाथ है, इसका काम है खाना खाना, लिखना, पहनना। तो ये जो हाथ का काम है ना वो हाथ करेगा, ये पैर के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये पूरी तरह से जो हमारे बॉडी के पार्ट है, अंग है, उसको पूरी तरह से अपना अपना काम सौंपा गया है और वो काम वही करेंगे। तो अमेरिका में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। अमेरिका में जो एक अंग है वो दूसरे अंग में हस्तक्षेप नहीं करता है। विधायिका अपना काम करेगी, जुडिशरी अपना काम करेगी, और जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम करेगी। तो ये सिंपल वर्ड में आप अमेरिका को समझे कि अमेरिका में है जो काफ़ी कठोर सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर शक्तियाँ है उसे संकेंद्रण देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। शक्तियों को पूरी तरह से आपस में बांटा गया है और जिसके पास में जो शक्ति है वो वही काम करेगी, दूसरों के मैटर में वो इंटरफेयर नहीं करेगी। ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है? अमेरिका में। तो अब आप कहोगे कि अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू तो काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ पर जो न्यायपालिका के द्वारा समीक्षा की जाती है वो तो काफ़ी स्ट्रांग है। तो वो तो स्ट्रांग है, लेकिन वो उसका काम है, जुडिशरी का वो काम है कि वो जुडिशियल रिव्यू करेगी। अगर जुडिशियल रिव्यू करेगी तो वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। बट यहाँ पर कुछ जो अपवाद है वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा वीटो लगाए देना, ये शक्तियों के पृथक्करण का अपवाद है। और जुडिशरी के द्वारा जुडिशियल रिव्यू करना, ये भी शक्तियों के पृथक्करण का अपवाद है। तो वहाँ पर कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, बट वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो शक्तियों के पृथक्करण को ज़्यादा तवज्जो देता है। फिर अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम, यूके की, इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो यहाँ पर किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो यहाँ पर जो शासन प्रणाली है वो कौन सी है? यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट काम करेगी, यहाँ पर संसद काम करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होंगे, स्टेट के जो रियल हेड है वो प्रधानमंत्री होगी, नॉमिनेटेड हेड वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर किंग होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, वहाँ पर किंग है। इसलिए हम कहते हैं ना ब्रिटेन है वो गणतंत्र नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक का मतलब होता है जो देश का सर्वोच्च नागरिक है, जो हेड ऑफ स्टेट है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। बट ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि देश का जो सर्वोच्च नागरिक है, वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, वो वंशानुगत होता है, जो बर्थ पे तय होता है। वहाँ पर कौन है? वहाँ पर आज भी राजशाही सिस्टम है, हालांकि उनके पास में पूरी पावर नहीं है, ठीक है, वो एकदम नाम मात्र के बने हुए, उनके पास में कोई पावर वगैरह नहीं है। बट फिर भी जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो ब्रिटेन में नाम मात्र, जो जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। जैसे कि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति जनता द्वारा ही चुने जाते हैं, बट वो डायरेक्ट द्वारा नहीं चुने। आप कहोगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो हम भाग नहीं लेते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आम जनता तो वोट देती नहीं उनको। तो भारत में किस प्रकार से राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुना गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा? एमपी लेगा, एमएलए लेगा। तो एमपी और एमएलए को कौन चुन रहा है? जनता ही तो चुन रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता ही तो भाग ले रही है ना, क्योंकि इन्होंने एमएलए और एमपी को चुना और एमएलए एमपी ने जाके राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो ये जनता द्वारा ही चुना हुआ हो गया। बट हम बात करते हैं जब यूके की, ब्रिटेन की, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो किंग और क्वीन होता है, राजा और रानी होते हैं, उनका चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, ये वंशानुगत होता है। ये बर्थ के आधार पर तय करेगा कि वह उस परिवार में जब किसका जन्म हुआ वही किंग और क्वीन बनेंगे। तो ब्रिटेन में इस प्रकार का सिद्धांत चलता है, ये भारत के उल्टा है। इसलिए वहाँ पर क्या है? वहाँ पर रिपब्लिक है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट था, बट हमने ये समझ लिया कि वहाँ पर किस प्रकार का कॉन्सेप्ट चलता है। फिर हम बात करे थे कि यूनाइटेड किंगडम में कि वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वहाँ पर पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, और यहाँ पर वहाँ पर मीडियम लेवल का देखने को मिलता है, और वहाँ पर किस प्रकार की जो सरकार की प्रणाली वो देखने को मिलती है। तो सरकार की प्रणाली की बात करें तो हमने अभी बात करी कि वहाँ पर संसदीय प्रणाली है। जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन होगा? वो होगा या तो राजा होगा या प्रेसिडेंट होगा,
और रियल में जो होगा हेड ऑफ स्टेट वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यानी कि प्रधानमंत्री के पास में सारी पावर होगी, सारी जो रियल पावर है वो किसके पास में होगी, प्रधानमंत्री के पास में होगी। बाकी जो राष्ट्रपति है वो यार राजा है, वो केवल नाम मात्र के हैं। उनका काम क्या है, उनका काम बस वह जो प्रधानमंत्री बोलता है वो काम उनको करना होता है। उसके अलावा उनके पास में ना तो कोई पावर होती ना कोई बात होती है। फिर कुछ पावर भी होती है, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, हम उसमें बाद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास में क्या पावर होती है, जो समाधान वगैरह की पावर होती है वो क्या होती है, तो वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तो जो ज़्यादातर पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास में होती है, राष्ट्रपति के पास में या किंग के पास में बहुत कम पावर होती है। और ये जो सारा जो सिस्टम है वो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो यूनाइटेड किंगडम में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। भारत में कौन सा शासन प्रणाली है, भारत में अभी यूनाइटेड किंगडम की तरह है, भारत भी ब्रिटेन को फॉलो करता है। जो संसदीय प्रणाली है हमने ब्रिटेन को अपनाया है। और अमेरिका में कौन सा है, अमेरिका में है अध्यक्षात्मक, मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो भी राष्ट्रपति होता है और रियल में जिसके पास पावर होती है वो भी राष्ट्रपति होता है। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं कि हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, पर इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम कुछ है जो बेसिक शब्द हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि संघात्मक प्रणाली क्या होती है या अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको डरना नहीं है कि ये सारे जो शब्द आ रहे हैं उसका मतलब क्या है, ये कन्फ्यूजन इतना है क्यों, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो हम ओनली सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं अलग अलग देशों के बारे में कि अलग अलग देशों में शक्तियों के जो पृथक्करण का सिद्धांत है उसे किस तरीके से अपनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने यूएसए की बात करी, तो यूएसए में शक्तियों के जो पृथक्करण का सिद्धांत है काफ़ी कठोर देखने को मिलता है। वहाँ पर पूरी तरह से शक्तियों के पृथक्करण को देखना मिलता है, यानी कि शक्तियाँ है वो पूरी तरह से बांटी गई है। बट जब हमने बात करी इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में सबसे पहले संसदीय प्रणाली है। इंग्लैंड में क्या है, संसदीय प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि पीएम होगा और प्रेसिडेंट होगा, ये दो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले शक्तियों के पृथक्करण को इस प्रकार से समझ लो, एक होगी लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, दूसरी कौन सी होगी, कार्यपालिका, तो तीसरी कौन सी होगी, न्यायपालिका। ये तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब पावर है यहाँ पर स्ट्रगल करती है, पावर स्ट्रगल मतलब तीनों एक दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं। विधायिका कार्यपालिका में करेगी, कार्यपालिका न्यायपालिका में करेगी और न्यायपालिका है वो विधायिका में करेगी। तो इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा कम कठोर है, जैसे ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा, अमेरिका में बहुत ज़्यादा कठोर देखने को मिलता है, बट इंग्लैंड में थोड़ा कम कठोर देखने को मिलता है। कम कठोर क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज कि यहाँ पर है ना कार्यपालिका और ये विधायिका, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कार्यपालिका का विधायिका का काम करती है, विधायिका है वो कार्यपालिका काम करती है। एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का काम करती है और लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव का काम करती है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कहाँ की बात करें हैं, ब्रिटेन की। अभी हम बात करें हैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में, बेसिक शब्द हैं वो हमने कल के लेक्चर में देख लिए थे। आज हम क्या बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अलग अलग देशों में किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने अमेरिका का उदाहरण देखा, तो अमेरिका में ये कठोर देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर एक दूसरे में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, शक्तियों को पूरी तरह से बांटा गया है। फिर हम बात करें यूके के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, तो इंग्लैंड में ये क्या देखने को मिलता है, इंग्लैंड में जो कार्यपालिका है विधायिका है ये दोनों आपस में कनेक्टेड, आपस में जुड़ी हुई है। तो कभी कभार ये कार्यपालिका जो होती है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह ये कार्यपालिका में आते हैं, तो ये विधायिका का काम करती है। ठीक है, इसकी मैटर में जैसे हस्तक्षेप करती है, कभी कभी ये विधायिका कार्यपालिका के मैटर में ही हस्तक्षेप करती है। तो ये सिंपल से शब्द है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, कुछ भी ऐसे भयंकर मैं चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रहा, बेसिक शब्द है। तो सिंपल बातों को रखोगे तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी सी बात है। ये इसका काम करती है, ये इसका काम करती है, इसका दोनों आपस में एक दूसरे का काम कर रही है, मतलब हस्तक्षेप हो रहा है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, ये इंसान के हाथ पैर है, ठीक है। अब ब्रिटेन में क्या होता है, हाथ है वो पैरों का भी काम कर रहे हैं, पैर है वो हाथों का भी काम कर रहे हैं, इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करके काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर तो ये नहीं होगा, क्योंकि हाथों का काम होना चाहिए, पैरों का काम करना चाहिए। एक दूसरे का काम करेगा तो वो सही से नहीं चलेगा। बट ब्रिटेन में यही चलता है, इंग्लैंड में यही देखने को मिलता है। वहाँ पर पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलती है, ब्रिटेन में यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब ब्रिटेन के बाद में क्या होता है, ब्रिटेन के बाद में आता है, अपन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार का, जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें ना, लिख लेता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। यहाँ पे लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर व्यवस्था कौन सी है, पहले शासन की व्यवस्था देखो। शासन की व्यवस्था इंग्लैंड में कौन सी थी, इंग्लैंड में थी संसदीय। अमेरिका में कौन सी थी, अमेरिका में थी प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षात्मक। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया में अध्यक्षात्मक भी है, यानी कि अमेरिका की तरह भी है, और इंग्लैंड की तरह भी है, यानी कि संसदीय है। दोनों का मिक्स रूप है। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास में भी पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है, और प्रधानमंत्री के पास में भी पावर होती है। तो दोनों का मिक्स है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को भी फॉलो किया है, इंग्लैंड को भी फॉलो किया, तो दोनों का मिश्रण है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। फिर से मैं 2-4 मिनट में पूरा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। हम पढ़ रहे हैं शक्तियों के पृथक्करण के बारे में, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसकी बेसिक जो शब्द वगैरह है, इसकी उत्पत्ति वगैरह हम पहले देख चुके हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। अलग अलग हमने विचारक थे, थिंकर्स थे, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करी थी। ये सारी चीज़ें तो हम देख चुके हैं। उसके बाद में अब हमें क्या बात करें, अलग अलग देशों में जो डिफरेंट कंट्रीज है, वहाँ पर इसके लिए क्या सिद्धांत देखने को मिलता है, शक्तियों का जो पृथक्करण है वो अलग अलग देशों में क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने अमेरिका की बात करी। मेरी हैंडराइटिंग समझ अब तो आ जानी चाहिए, अब तो ठीक ही लिख रहा हूँ। अमेरिका के बारे में बात करी तो यहाँ पर कठोर शक्तियों का पृथक्करण देखने को मिलता है। कठोर है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, यानी कि तीनों अंग हैं वो एक दूसरे अपना अपना काम करते हैं। तीनों अंग हैं वो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है, अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, अमेरिका में। दूसरा कौन सा है अमेरिका के बाद में, अमेरिका के बाद में हमने बात करी थी ब्रिटेन के बारे में, इंग्लैंड के बारे में। तो इंग्लैंड में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक दूसरे में हस्तक्षेप देखने को मिलता है, एक दूसरे में हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ये इसका काम कर रहा है, वो इसके काम में, तो यहाँ पे थोड़ा नरम है, ठीक है। तीसरा हमने कौन से बात करी थी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करी थी। ऑस्ट्रेलिया में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मिश्रण देखने को मिलता है, कठोर भी नहीं है और वो रिजिड नरम भी नहीं है, मिश्रण देखने को मिलता है। सेम भारत में अभी मिश्रण देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के बारे में कि भारत में ये किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले भारत में व्यवस्था कौन सी चलती है, भारत में कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है, हमारी सरकार की व्यवस्था कौन सी है। तो बात करें भारत की, तो यहाँ पे कुछ किस प्रकार की शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली। तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो संसदीय, यानी कि पार्लियामेंट्री। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्य का मुखिया, राज्य का मुखिया। जो राज्य का मुखिया वो कौन होगा, राज्य का मुखिया भारत में कौन है, राष्ट्रपति है। राज्य का मुखिया भारत में कौन है, राष्ट्रपति है। और सरकार का मुखिया कौन है, सरकार का मुखिया भारत में कौन है, वो है प्रधानमंत्री। तो भारत में हेड ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। रियल पावर किसके पास में है, वास्तविक पावर किस में है, तो वास्तविक पावर है वो, वास्तविक पावर है वो किसके पास में, प्राइम मिनिस्टर के पास में। और नाम मात्र की पावर किसके पास में, वो है राष्ट्रपति के पास में। नाम मात्र मतलब कहने को पावर है, बट रियल पावर है वो प्रधानमंत्री के पास में। तो भारत में कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है, संसदीय व्यवस्था देखने को मिलती है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब भारत में शक्तियों के पृथक्करण के बारे में बात करें तो यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण के बारे में 3 अंग है। पहली है कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। भारत में शक्तियों के पृथक्करण के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, 3 अंग है। कार्यपालिका अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है, विधायिका अपना काम करती है, न्यायपालिका है वो अपना काम करती है। तीनों अपने अपने काम करते हैं, ये भारत में देखने को मिलता है। बट भारत में पूरी तरह से कठोर नहीं है, भारत में पूरी तरह से कठोर नहीं है, क्योंकि कभी कभार कार्यपालिका है वो विधायिका का काम करती है, कभी भी कभार ये इसका काम करती है,
ये तीनों एक दूसरे का कभी कभार काम करती रहती है। जैसे कि न्यायपालिका के द्वारा जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा करना, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करना या कोई गाइडलाइन जारी करना। न्यायपालिका होती है हमारे जो जुडिशरी होती है वो कभी कभार कोई गाइडलाइन जारी करती है, तो ये भी क्या हुआ, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, कार्यपालिका का काम है। अब इसे कौन कर रहा है, न्यायपालिका कर रहा है, तो ये हस्तक्षेप हो गया ना। हाँ, विधायिका क्या करती है, विधायिका कभी कभार कार्यपालिका के काम करने लग जाती है, कभी कभार न्यायपालिका काम करने लग जाती है, तो ये भी हस्तक्षेप हो गया। कार्यपालिका क्या करती है, जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा क्षमा करना, माफ़ी दे देना, ये भी न्यायपालिका काम है, बट वो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट के पास में विशेष पावर होना, ये भी कार्यपालिका न्यायपालिका काम है, बट यहाँ पर वो विवाद देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में काम करता है। यानी कि भारत में पूरी तरह से कठोर नहीं है, भारत में अमेरिका और ब्रिटेन का मिश्रण है। अमेरिका की तरह कठोर नहीं है और ब्रिटेन की तरह है वो नरम भी नहीं है, तो यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है भारत में। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो हैंड राइटिंग वगैरह पे फोकस मत करो, क्या लिखा है, सिंपल ये कार्यपालिका दिख रहा है, बस यही लिखा हुआ है, विधायिका दिख रहा है, यही लिखा है, न्यायपालिका दिख रहा है, यही लिखा है, इसके अलावा कोई लिखा ही नहीं है। और मैं जो बोल रहा हूँ शब्दों पे फोकस करो कि मैंने बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो हैंड राइटिंग वगैरह जो है वो तो चेंज हो नहीं सकती है, और ये बोल्ड है, हाथ से लिख रहा हूँ, तो वो चेंज हो नहीं सकती है। तो आप ओनली जो शब्द लिखे हुए हैं उस पर फोकस करो कि शब्दों का मतलब क्या होता है, ठीक है। शब्दों के मतलब को समझोगे तो आपको इतनी चीज़ वो दिक्कत करेगी नहीं कि हैंड राइटिंग में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो सारी चीज़ें इतनी मैटर करेगी नहीं। अब कुछ अच्छे अपवाद हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से और मेंस की मेंस तो नहीं ज़्यादा, प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से ये मैं कुछ एग्जांपल दूंगा ना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर है अपवाद। अपवाद किसके हैं, शक्तियों के पृथक्करण के। और कहाँ पे, भारत में शक्तियों के पृथक्करण के अपवादों के बारे में बात करें कि कौन कौन से एक्सेप्शन हैं। तो सबसे पहले आता है राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। भारत में सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, बट इसके कौन कौन से अपवाद है जहाँ पर ये सेपरेशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो होती है ना न्याय देने की शक्तियाँ, यानी कि क्षमा देने की शक्तियाँ। तो पहले करो क्षमादान, किसकी, प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर। पहला पॉइंट क्या है, समाधान की शक्ति प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर की। कौन से आर्टिकल के तहत ये होता है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति दी जाती है। राष्ट्रपति माफ कर सकता है, ये पावर राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत मिलती है, तो अनुच्छेद जो 72 है ना, अनुच्छेद 72 72, उसमें राष्ट्रपति को माफ करने का अधिकार दिया गया, क्षमा करने का अधिकार दिया गया। और यही अधिकार गवर्नर को कौन से अधिनियम, कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत गवर्नर यानी कि राज्यपाल वो किसी भी व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, तो वो अनुच्छेद है 161। अनुच्छेद कौन सा है, 161 है। तो दोनों को हमेशा साथ में पढ़ने की कोशिश करना। जब आप कभी पॉलिटी पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति को पढ़ोगे, प्रधानमंत्री को पढ़ोगे, तो जब प्रधानमंत्री को पढ़ो तो सीएम को साथ में पढ़ना, गवर्नर को पढ़ना तो प्रेसिडेंट को साथ में पढ़ना। इस प्रकार से साथ में पढ़ना तो आपको कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो समाधान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है, 72 के तहत राष्ट्रपति है और 161 है उसके तहत राज्यपाल है। इन दोनों को ये अधिकार दिया गया है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं संसद और विधानसभाओं की न्यायिक शक्तियाँ। अब क्या होती है न्यायिक शक्तियाँ, जो हमारी संसद है, विधायिका है, उसके पास में न्यायिक शक्तियाँ हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार की है कि संसद है ना वो आर्टिकल 105 और विधायिका मतलब जो विधानसभा होती है वो 194 के तहत इसके जो भी सदस्य होते हैं, जो भी एमएलए या एमपी होते हैं, उनको कोई भी सजा देनी होती है। अगर वो गलत बात बोलते हैं तो उनको सजा देने का अधिकार है, वो संसद का होगा या विधानसभा का होगा। सिंपल शब्दों में हम बात कर रहे थे कि शक्तियों के पृथक्करण में होता है कि सारे लोग अपना अपना काम करेंगे, बट यहाँ पर देखने को हमें ये मिल रहा है कि सजा देने का काम किसका होना चाहिए था, न्यायपालिका होना चाहिए। बट हमारा एक रूल बना हुआ है कि संसद और विधानसभा में अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि कोई एमएलए है या कोई एमपी है, वो संसद में या विधानसभा में कोई गलत बात बोलता है, क्या कुछ भी अनुचित व्यवहार करता है, तो उसे सजा देने का जो शक्ति है उसे सजा कौन देगा, तो उसे सजा संसद के द्वारा दी जाएगी। अगर कोई एमपी गलत बात करता है तो उसे सजा कौन देगा, वो संसद देगी। अगर कोई एमएलए गलत बात करता है तो उसे सजा कौन देगा, तो वो विधानसभा देगी। तो यहाँ पर जो न्यायपालिका की भूमिका है उसे सीमित कर दिया जाता है, न्यायपालिका के हस्तक्षेप को सीमित कर दिया। तो इस वजह से न्यायपालिका का काम अगर संसद कर रही है, इसका मतलब क्या है, न्यायपालिका के काम में वो हस्तक्षेप कर रही है। तो ये शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है
उसका क्या है, ये एक अपवाद है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला अपवाद कौन सा है, समाधान की शक्ति है। तो अगर आपको कोई पूछे कि भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, इसके कुछ अपवाद बताओ, कौन कौन से अपवाद है, तो पहला कौन सा है, गवर्नर और राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति, पहला अपवाद ये हो गया। उसके बाद में संसद के द्वारा अपने सदस्यों को सजा देने की शक्ति, ये भी एक अपवाद हो गया। इसके बाद में अपवाद है कि कार्यपालिका और विधायिका का आपस में जुड़ा हुआ ना। सिंपल मतलब क्या है, कार्यपालिका व विधायिका का आपस में जुड़ा होना। अब कार्यपालिका और विधायिका आपस में किस प्रकार से जुड़ी होती है, जैसे कि राष्ट्रपति है वो संसद का भी पार्ट है, वो विधायिका का भी पार्ट है, वो कार्यपालिका भी पार्ट है। मतलब राष्ट्रपति है वो एग्जीक्यूटिव भी है, वो लेजिस्लेचर भी है। तो यहाँ पर ये हो गया। प्रधानमंत्री है सोम एग्जीक्यूटिव है, सेम विधायिका भी है, लेजिस्लेचर भी है। तो ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक अपवाद देखने को मिलता है। तो अगर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक्तियों के पृथक्करण के अपवाद बताओ, क्या कार्यपालिका और विधायिका का आपस में जुड़ा होना, क्या कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। इसका मतलब है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो है ना, उसका ये अपवाद हो जाता है। उसके बाद में है न्यायपालिका के द्वारा कानून बनाना। चौथा पॉइंट का क्या है, न्यायपालिका द्वारा कानून बनाना। न्यायपालिका कानून कैसे बनाती है, वो बनाती है गाइडलाइन जारी करके। तो न्यायपालिका के द्वारा कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का है, लेजिस्लेचर का है। बट कानून यहाँ पे कौन बना रहा है, न्यायपालिका बना रही है। न्यायपालिका जो अलग अलग गाइडलाइन होती है वो जारी करके किसका काम करती है, विधायिका काम करती है। इसका मतलब है कि वो उसके काम में हस्तक्षेप कर रही है। तो ये एक प्रकार का अपवाद हो जाएगा। तो ये अपवाद याद करना, समाधान अपवाद हो जाएगा। संसद के द्वारा अपने सदस्य हैं उनको सजा देना, ये भी एक अपवाद हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों का आपस में जुड़ा होना, ये भी एक अपवाद हो जाएगा। उसके बाद में हमने बात करी न्यायपालिका के द्वारा कानून बनाना या गाइडलाइन जारी करना, तो ये भी एक अपवाद हो जाएगा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा क्या होती है, न्यायालय के द्वारा जब कोर्ट को लगता है कि कोई कानून है, कोई अधिनियम है, वो गलत बना दिया गया है। संसद जब कोई कानून बनाती है तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो कानून है ना, ये हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ये हमारा जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको उल्लंघन कर रहा है, ये हमारे संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, ये लोगों को हर्ट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट वो जो कानून है उसकी जांच करेगा, उसको देखेगा भाई क्या कानून के प्रावधान है, ये उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाके जांच करेगा, न्यायिक रिव्यू करेगा, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस कानून के कुछ प्रावधान है वो इस भावनाओं के खिलाफ है, तो उस कानून के उस प्रावधान को खत्म कर दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पूरा कानून ही है वो घटिया है, पूरा कानून है वो ही हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरे कानून को ही नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो न्यायिक समीक्षा की पावर है वो भी सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, यानी कि वो हस्तक्षेप करती है। तो ये एक प्रकार का अपवाद है। हम अपवादों के बारे में बात कर रहे हैं, हम शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है उसके अपवादों के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस अपवाद में पहला हमने देखा था समाधान की शक्ति होती है, तो ये अपवाद हो गया, क्योंकि समाधान करने की शक्ति है, जो न्याय देने की शक्ति है वो न्यायालय की होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति वो राज्यपाल वो काम करेंगे तो वो न्यायालय के मैटर है, उसमें हस्तक्षेप करना हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा था संसद के द्वारा अपने सदस्यों को सजा देना, तो ये भी एक अपवाद हो जाएगा। फिर कार्यपालिका और विधायिका का आपस में जुड़ा होना, ये भी एक अपवाद हो जाएगा। उसके बाद में न्यायपालिका है वो कानून बनाती है, तो ये भी एक अपवाद हो जाएगा। और उसके बाद में न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है, तो ये भी एक अपवाद हो जाएगा। उसके बाद में आता है
अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना, तो अध्यादेश जारी करना यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करना, ये किस प्रकार से अपवाद हो जाता है। तो अध्यादेश का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए अगर कोई राष्ट्रपति है, मतलब राष्ट्रपति है या गवर्नर है, वो अध्यादेश जारी करता है तो 6 महीने के लिए वो जो अध्यादेश होता है ना, वो कानून के बराबर ही होता है। अध्यादेश और कानून इक्वल ही माने जाते हैं। जब अध्यादेश जारी होता है उसमें जो पावर होती है ना, वो कानून के बराबर ही होती है। जो कानून काम करता है वही काम अध्यादेश में किया जाएगा। इसका मतलब है कि अध्यादेश इक्वल कानून। तो कानून कौन बनाता है, कानून बनाने का काम है विधायिका का, यानी कि लेजिस्लेचर का है। और अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है या राज्यपाल जारी करता है। तो अध्यादेश ये जारी कर रहे हैं, कानून कौन बना रहा है, विधायिका कर रही है। तो ये विधायिका के मामले में हस्तक्षेप हो गया ना, क्योंकि कानून बनाने का काम तो उसका था। तो इसने क्या किया, राष्ट्रपति जी ने उसको साइड में कर दिया, विधायिका जो थी उसको साइड में कर दिया, इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया। इसका मतलब तो यही होगा कि विधायिका का जो काम है वो कार्यपालिका कर रही है, और कार्यपालिका जब विधायिका में कानून बनता है, यानी कि लेजिस्लेचर में जब कानून बनता है तो कानून पर पूरा प्रोसेस होता है, उस पर सवाल पूछे जाते हैं, बहस होती है, वोटिंग होती है, ये सारा मैटर होता है। तो उसमें पता चलता है अगर कोई खराब कानून है, कोई कमियां हैं, तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। बट कोई अध्यादेश जारी करता है तो वो राष्ट्रपति जी अपने मन से करते हैं, तो ना तो उस पर कोई जांच होती है, ना कोई वोटिंग होती है। तो अगर वो खराब भी है तो वो भी जारी हो जाएगा और वो कानून बन जाएगा। तो ये है ना, विधायिका का जो पावर है उसमें हस्तक्षेप करना हो जाता है। तो मेंस में कभी क्वेश्चन भी बन सकता है कि आजकल अध्यादेश जो बढ़ रहे हैं उस पर ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, क्या नहीं है। तो वो आप इस प्रकार से बता सकते हो कि जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका का है, वो लेजिस्लेचर का है। विधायिका मतलब संसद की बात कर रहे हैं ना, विधायिका से कन्फ्यूज मत होना। तो वो लेजिस्लेचर का काम है। बट जब लेजिस्लेचर में जब कानून बनता है तो उसकी पूरी स्क्रूटनी होती है, उसको पूरी तरह से जांचा जाता है, उस पर वोटिंग होती है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में वो कानून है वो फाइनल रूप में आता है। बट जब कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा जारी किया जाता है। उस पर ना तो कोई डिबेट होता है, ना कोई डिस्कशन होता है, वो मनमर्जी से कानून बना अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर वो अध्यादेश है वो जारी होगा तो दिक्कत भी देखने को मिल सकती है कि वो लोगों की भावनाओं के खिलाफ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है अध्यादेश। तो अध्यादेश जारी करना एक प्रकार से शक्तियों के जो पृथक्करण का सिद्धांत है उसके खिलाफ भी माना जाता है, क्योंकि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यही कहता है जिसको जो काम दिया गया है वो काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे, वो वाली बात है। अगर और करेगी तो दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर कुछ होते हैं न्यायिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, जब आपने देखा होगा अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं जो न्यायालय का काम करती है, तो ये भी एक प्रकार का अपवाद ही हो जाता है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में बात करें, भारत में बात करें तो भारत में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, भारत में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो ये तो चीज़ें देखने को मिलती है बट ये अपवाद है, तो ये रखे क्यों गए हैं, क्योंकि ये जांच और संतुलन के लिए। क्या मतलब है जांच और संतुलन का, ये बात करता है चेक्स एंड बैलेंस की, जांच और संतुलन की। भारत में क्या देखने को मिलता है, क्या भारत में सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देखने को मिलता है। भारत में जांच और संतुलन देखने को मिलता है, वहाँ पर जांच किया जाती है और उसे संतुलन बिठाने की कोशिश की जाती है ताकि पूरी तरह से कोई आके अपना काम करने नहीं जाए। अगर ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो कार्यपालिका है वो अपनी मनमानी करती, विधायिका है वो अपनी मनमानी करती। तो उसको संतुलित करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया है और सामने से राष्ट्रपति को पावर दी गई है तो वो न्यायपालिका पर संतुलित बनाए रखता है। तो कोई भी पावर है वो एब्सोल्यूट बन न जाए, कोई तानाशाह ना बन जाए, इस वजह से चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है वो भारत में अपनाया गया है। इस वजह से सारी शक्तियाँ वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। एक शक्ति है वो दूसरी जो पावर है उसे अलग रह के भी काम करती है, बट जरूरत पड़ने पर उसके मामलों में हस्तक्षेप करके उसको नियंत्रित करने की भी कोशिश करती है, उसे रेगुलेट करने की, उसको एकदम संतुलन में बनाए रखने की भी कोशिश करती है। तो ये भारत में बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो अब आपको अगर कोई पूछता है कि भारत में कोई पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, तो नहीं, भारत में पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस जरूरी है
इसलिए तीनों अंग है वो अपना अपना काम करते हैं, बट जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करते हैं, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि करना चाहिए। अगर एक जो अंग है वो तानाशाह बन जाएगा, ताकतवर बन जाएगा, तो वो दूसरे दो अंगों को दबा देगा। इस वजह से एक जो पार्ट है तो दूसरे पार्ट पर, ऐसे एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन पर रेगुलेट करके रखता है, उसे संतुलित करके रखता है। इसलिए चेक्स और बैलेंस के लिए, जांच और संतुलन के लिए ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो मेंस में अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बनाता है, अगर मेंस में कुछ लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिख भी सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको ध्यान से समझना, इसको बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस का हमने अभी बात करी थी, जांच और संतुलन क्या होता है उसके बारे में हमने बात करी थी। यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस यानी कि नियंत्रण और बैलेंस नहीं है, यहाँ पर संतुलन का देखने को मिलता है। फिर ये कल केस के बारे में बात करी थी, इंदिरा साहनी क्या केस था, इंदिरा वर्सेस राजनारायण क्या केस था। ठीक है, अपवादों के बारे में हमने अभी बात करी है कि किस प्रकार के अपवाद देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, न्यायपालिका के साथ में क्या होता है, विधायिका क्या करती है काम, किस प्रकार से एक दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं, शक्ति ओवरलैपिंग कैसी होती है। ओवरलैपिंग मतलब एक का काम है वो दूसरा करने लग जाए। जैसे आपका काम है, ठीक है, वो आपका काम है पढ़ना, और आपके भाई का काम जो भी है वो घर में काम कर रहे हैं, वो आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और आप उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे। अगर हस्तक्षेप करते हो मतलब ओवरलैपिंग करते हो। तो ये जो ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, जैसे कि अपवाद होते हैं या ओवरलैपिंग होता है, इसकी चुनौतियाँ क्या क्या दिक्कतें इससे होती है। अब ये मेंस के सारे शब्द हो जाएंगे। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण क्या है, इसके अपवाद है, ये तो प्रीलिम में भी पूछे जाते हैं। बट ये जो पृथक्करण होता है या जो ओवरलैपिंग मतलब ऐसे मैं समझाता हूँ सिंपल भाषा में। देखो, ये एक लेप है, इसके ऊपर ओवर कर दिया तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा, लेयर बन जाएगी। ये क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग कहलाता है। ओवरलैपिंग मतलब एक का काम है वो दूसरा करने लग जाता है, तो ओवरलैपिंग करने लग जाता है। तो ओवरलैपिंग से फर्क क्या पड़ता है, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि इससे जो जवाबदेही होती है ना, जवाबदेही में कमी देखने को मिलती है। फिर से लिख दो यहाँ पे, ये मेंस के लिए काम का है। तो ओवरलैपिंग की समस्याएं या ओवरलैपिंग में से क्या क्या चुनौती देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जवाबदेही की कमी। तो ओवरलैपिंग की वजह से जवाबदेही में कमी देखने को मिलती है, अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। कैसे अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है? जो विधायक हमने देखा था लेजिस्लेचर का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, जुडिशरी का काम, तीनों के काम अलग अलग होना चाहिए। बट अगर एक दूसरे में हस्तक्षेप करोगे तो अब आप है ना जवाबदेही तय नहीं कर पाओगे कि ये काम है किसका, तो अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि विश्वास की कमी। विश्वास की कमी, हस्तक्षेप होगा ना तो हमारा विश्वास है कि जो हम लोग चुन के भेजते हैं संसद में, जो एमपी वगैरह भेजते हैं, वो लोग कानून बनाएंगे। अगर न्यायपालिका कानून बनाएगी तो हमें क्या लगता है कि हमने तो लोगों को चुन के भेजा था, वही कानून बनाने चाहिए थे। न्यायपालिका के लोग कानून बना रहे हैं तो हमें विश्वास कम हो जाने लगेगा, तो विश्वास की कमी देखने को मिलती है। फिर क्या है, तीसरा क्या चुनौती देखने को मिलती है? तीसरा है लोकतंत्र की भावना को कमजोर करना। लोकतंत्र की भावना को कमजोर करना। अब लोकतंत्र की भावना किस प्रकार से कमजोर होती है? लोकतंत्र की भावना जो कमजोर होती है उसमें क्या होता है लोकतंत्र में, कि सारे लोग अपना काम करेंगे, एक दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अच्छी तरह से पूरा देश चलेगा, शासन व्यवस्था अच्छे से चलेगी, तो कोई भी निरंकुश नहीं बनेगा। बट इस प्रकार का हस्तक्षेप होगा तो वो उसके काम को रोकेगा, काम करने से रोकेगा, तो ये लोकतंत्र की भावना को कमजोर करेगा। और विकास में बाधा, तो हर छोटी छोटी बातों में जुडिशियल रिव्यू देखने को मिलेगा, तो विकास में बाधा क्रिएट हो जाएगी, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें कमी देखने को मिलती है, समस्या देखने को मिलती है। अब इसके लाभ क्या होते हैं? कमियां हैं तो लाभ भी है कुछ। लाभ के बारे में बात करें तो सबसे पहले चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस, इससे क्या, एक अंग पर दूसरे अंग का, एक पार्ट पर दूसरे पार्ट का, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन पर नियंत्रण बना रहता है, जांच और संतुलन देखने को मिलता है, नियंत्रण और संतुलन देखने को मिलता है। तो पहला ये लाभ देखने को मिलता है। इससे क्या, मनमानी जो कार्रवाई होती है उसे रोका जाता है। इसलिए भी जरूरी है कि एक जो अंग है वो दूसरे अंग में काम कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ बना रहेगा। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन बना रहेगा। एक अंग है वो अपने एक तानाशाही नहीं क्रिएट करेगा, तो वो लिमिट में रह के काम करेगा। और है सहयोग से काम करेंगे, तीनों अंग है वो एक दूसरे से सहयोग करेंगे, कोऑपरेशन के साथ में काम करेंगे। तो ये होते हैं इसके बेनिफिट। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।
अब देखो ये सारी चीज़ें तो हमारी हो गई है, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखिए फाइनली निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि देखो पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं होना चाहिए। अगर पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो एक जो भी एक ऑर्गन है, जैसे कि न्यायपालिका अगर कार्यपालिका के मामलों में या विधायिका के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेगी तो वो क्या पूरी तरह से एब्सोल्यूट हो जाएगा, एक निरंकुशता देखने को मिलेगी। तो इसलिए जांच और संतुलन के लिए जो भारत का कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, वो बहुत अच्छा है। इसी के जांच और संतुलन बना रहता है, चेक्स और बैलेंस बना रहता है, और एक अंग है वो अपना अच्छी तरह से काम करता है। अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो दूसरा जो ऑर्गन है वो उसमें हस्तक्षेप करेगा और उसे अपने काम के लिए विवश करेगा। इस प्रकार से सहयोग से तीनों अंग हैं, एक अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा इस तरीके से चलता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो भी कॉन्सेप्ट है हमने उसे अच्छी तरह से समझा। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सिंपल चीज़ों के बारे में बात करी है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें देखी है। अब देखो इतना तो पढ़ लिया, अब इसके मेंस के कुछ क्वेश्चन है उसको आप है ना आंसर देने की कोशिश करो। देखो आंसर जरूर देना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सिंपल सा क्वेश्चन ये है। देखो क्वेश्चन का आंसर देने की जरूर कोशिश करना, इससे आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या क्या पढ़ा है, किस तरीके से आपने क्वेश्चन पढ़ा है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। हमने अभी देखा था भारतीय जो संविधान है उसमें स्पष्ट रूप से जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है उसका वर्णन नहीं दिया गया है। फिर भी इसकी जो भावना है वो भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। शक्तियों का सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा है, बट उसकी जो भावना है वो संविधान में देखने को मिलती है। हमारे जो संविधान है वहाँ पर देखने को मिलती है। वर्णन कीजिए किस प्रकार से ये भावना है वो देखने को मिलती है। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या करोगे, सेपरेशन ऑफ जो पावर है, शक्तियों के जो पृथक्करण का सिद्धांत है, इसकी परिभाषा दोगे। क्या करोगे सबसे पहले, ये क्वेश्चन पहला हो गया, उसमें सबसे पहले क्या करोगे, परिभाषा दोगे। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है उसकी परिभाषा लिखोगे। जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर का उत्पत्ति कब हुई थी, मॉन्टेग्यू ने इसे प्रस्तुत किया था, और इसके अकॉर्डिंग 3 शाखाएं होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और तीनों को एक दूसरे की स्वतंत्र रूप में कार्य करना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो। इतना लिखोगे। उसके बाद में भारतीय संविधान में इसके बारे में कहाँ वर्णन किया गया है, तो भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है, विधायिका अपना काम करेगी, विधायिका, फिर कार्यपालिका, और फिर है न्यायपालिका, तीनों अपना अपना काम करेगी। ये लिखोगे। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से वो आप ही लिखोगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो भी आप लिखोगे। उसके बाद में उदाहरण दोगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं इससे संबंधित, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसके बारे में डिस्कस करोगे। उसके बाद में देखोगे कि कहाँ कहाँ पे ये अपवाद देखने को मिलता है, वो चीज़ें डिस्कस करोगे, और फाइनली अपना आंसर दे दोगे। तो देखो गूगल का सहारा मत लेना, गूगल का सहारा मत लेना, जो भी आपको समझ में आता है वही आंसर देने की कोशिश करना। ज़्यादा कोई डिटेल में क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सी बात है, परिभाषा लिखनी है, फिर बॉडी पार्ट लिखना, बॉडी पार्ट में बताना है कहाँ कहाँ ये वर्णन देखने को मिलता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में लिखना है। फिर हमने कुछ और अनुच्छेद देखे थे जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, न्यायपालिका की अलग व्यवस्था है, राष्ट्रपति है वो देखी बात करी थी, तो वो सारी चीज़ें देखोगे। फिर उदाहरणों के बारे में बात करोगे और फिर बाद में निष्कर्ष लिख दोगे। तो 150 शब्दों में है, 1.5 पेज में आंसर देना है, ज़्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आप ये है, 1 मिनट रुकना, ये है दूसरा क्वेश्चन कि ये जो सिद्धांत है ना, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, इसका जो पालन भारत में किस सीमा तक किया गया है, यानी कि पूरी तरह से क्या सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है भारत में, ठीक है, कंप्लीट, जैसे कि अमेरिका में है वैसा देखने को मिलता है या उससे कम देखने को मिलता है। तो ये आपको समझाना है कि भारत में किस सीमा तक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, क्या पूरी तरह से देखने को मिलता है या कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ में आपको अपवाद को बताना है, हमने अभी अपवाद देखे थे, तो अपवादों को भी बताना है कि कौन कौन से अपवाद देखने को मिलते हैं और उसका लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें बतानी है 250 शब्दों में। क्वेश्चन क्या है पहला, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों की पृथक्करण का सिद्धांत है, उसका जो है पालन किस सीमा तक किया जाता है, कौन सा लेवल है वहाँ तक किया जाता है, क्या कठोर है पूरी तरह से या नरम है या मिश्रण है, किस सीमा तक प्रभावित किया जाता है। उसके बाद में आप ये बताओगे कि कौन कौन से अपवाद इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आप ये बताओगे कि भारतीय लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, वो कॉमन है। उसके बाद में क्या करोगे,
भारतीय संविधान में इसके कहाँ का वर्णन किया गया है वो लिखोगे। उसके बाद में क्या, अपवाद बताने हैं, कौन कौन से अपवाद देखने को मिलते हैं। जो अभी हमने बात करी थी, जो भी होते हैं ना, न्यायपालिका वो होती है, जुडिशियल रिव्यू करती है, अध्यादेश है, तो वो सारे अपवाद है वो बताओगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए थे कि इस लेवल तक जाके फॉलो करना है, केस वन भारतीय केस वगैरह, वो चीज़ें बतानी है। फिर आपको प्रभाव बताना है कि क्या प्रभाव देखने को मिलता है, पॉजिटिव भी प्रभाव बताना है, नेगेटिव भी प्रभाव बताना है, तो वो बताना है। उसके बाद में फाइनल कंक्लूजन में आप लिखोगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है, उसमें इस लेवल तक होना जरूरी क्यों है, भारत का कॉन्सेप्ट सही है या गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, वो सारी चीज़ आप खुद बताओगे आपके आंसर में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया। अब प्रीलिम के कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करके आना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है शक्ति के जो पृथक्करण का सिद्धांत है उससे रिलेटेड कुछ कथन लिखे गए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, ये एक लाइन है। उसके नीचे कुछ ऑप्शन लिखे गए। ऑप्शन पहला क्या है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यानी कि भारत को जो संविधान है उसमें इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट, पहला स्टेटमेंट ये कहता है, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा इसके बारे में क्या आंसर है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट ये कि राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है ये शक्ति के पृथक्करण का अपवाद है। अध्यादेश, क्या अध्यादेश है वो अपवाद है, क्या अध्यादेश है ये अपवाद है तो क्यों है क्यों नहीं है, बस ठीक है स्टेटमेंट क्लियर कर लो आप, आपको ये तो बहुत इजी लगी होगी। तीसरा क्या है, भारतीय न्यायपालिका को संविधान के तहत नीति निर्माण का अधिकार दिया गया है। क्या न्यायपालिका के पास में नीति निर्माण का मतलब होता है कानून बनाना, क्या कानून बनाने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। ऐसे शब्द याद रखा करो, नीति निर्माण का मतलब क्या होता है ये कंफ्यूज कर जाओगे। तो क्या न्यायपालिका के पास में ये अधिकार है, तो तीनों का उत्तर देने की कोशिश करो, उत्तर निकालने की कोशिश करो। मिल गया उत्तर तो आप कमेंट में बता देना इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत, उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, मिल गया। मैं बता देता हूँ, क्या संविधान में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन है, नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। देखो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ आंसर कैसे निकाला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट लिखे गए। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, क्या संविधान में इसके बारे में वर्णन है, क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अपवाद है, और तीसरा क्या है, नीति निर्माण बनाने की, कानून बनाने की शक्ति है वो न्यायपालिका को दी गई है। तो हमें देखो पहला थोड़ा टफ लग रहा है कि पहला हमें समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन है या नहीं है, अध्यादेश के बारे में है कि नहीं, बट हमें इतना पता है कि न्यायपालिका है वो कानून तो नहीं बनाती है। अगर न्यायपालिका कानून नहीं बनाती है इसका मतलब है तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। तो जहां जहां 3 दिखे उसको हटा दो। तो हमारे ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है, ऑप्शन ए में 1 और 2 है, 1 और 2। ऑप्शन दूसरे में क्या है, केवल 2 है। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है, ऑप्शन तीसरे में क्या है, 2 और 3 है। और ऑप्शन चौथा क्या कहता है, डी वाला क्या कहता है, चारों सही है। इसका मतलब 3 इसमें है, चारों मतलब तीसरा भी सही होगा तभी चारों आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब डी आंसर नहीं है। यहाँ पर 3 लिखा गया है तो सी भी गलत हो गया। अब हमारे पास में या तो ए सही है या बी सही है, दूसरा है ना वो दोनों में कॉमन है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी, इसे कहते हैं एलिमिनेशन ट्रिक। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट दी गई है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, 3 स्टेटमेंट है उसके बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, संविधान में इसके बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अध्यादेश के बारे में, क्या अध्यादेश है वो शक्तियों के पृथक्करण का अपवाद है, अध्यादेश है वो अपवाद है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट है न्यायपालिका कानून बना सकती है, यानी कि नीति बना सकती है, ये स्टेटमेंट है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिए गए जिसमें से उत्तर निकालना है। ए में ऑप्शन में क्या है, ए में लिखा गया है 1 और 2 सही, ए में 1 और 2 सही है। बी में क्या है, बी में केवल 2 सही है। सी में क्या दिया गया है, सी में दिया गया है 2 और 3 सही है। और डी में क्या है, डी में दिया गया है चारों सही है, मतलब तीनों ऊपर वाले स्टेटमेंट है ना वो तीनों सही है, तीनों सही है। अब ये दिया गया है, हमने देखा कि हमें इन दोनों के बारे में नहीं पता है, पर हमें इतना पता है कि न्यायपालिका है उसके बाद में कानून बनाने का अधिकार उसके पास में नहीं है, न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती। तो 3 को हटा दो, तो जहां जहां 3 दिखे उसको हटा दो। तो 3 इसमें दिख रहा है, इसको हटा दिया। 3 इसमें दिख रहा है क्योंकि 1 2 3
तीनों सही है। तो 3 यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब इसको भी हटा दो। ठीक है, ये दोनों हट गए तो हमारे पास में कौन से बच गए, या तो ए सही है या बी सही है। तो दूसरा जो ऑप्शन है ना वो दोनों में कॉमन है। दो यहाँ इसमें आदेश जारी कर, ये इसमें भी है, ये इसमें है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये तो सही है, क्योंकि ये तो दोनों में दिख रहा है, तो ये तो सही हो गया। अब आपको देखना है क्या पहला है वो सही है या गलत है। तो ये जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है, इससे आप 50-50% तक तो पहुंच सकते हो। अभी हमको समझ में आ गया या तो ए सही है या बी सही है। हमें इतना श्योर है कि ये तो डेफिनेटली सही है। डेफिनेटली क्यों है, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है। ये इसमें भी दिख रहा है, ये दो दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, यानी कि ये सही है। अब आपको चेक करना है कि ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है। तो आपका 90% काम तो यहाँ पे इजी हो जाता है कि आप 50-50% तक तो पहुँच जाते हो। और एक वो आपको 100% ऑप्शन है वो भी मिल गया है। तो हमने देखा था कि संविधान में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा बी। हमारा उत्तर क्या आ गया, हमारा उत्तर बी आ गया। इसका मतलब है एलिमिनेशन से इस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर इस प्रकार से निकल सकता है। ठीक है, एक और हम ना प्रीलिम का क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो एक स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान की शक्ति के जो पृथक्करण का सिद्धांत है उसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। इस प्रकार की यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो ये पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में क्या है, शक्तियों के पृथक्करण का संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, ये लिखा है। क्या है, ये कथन में ऐसा लिखा गया है। ये कथन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कथन में ऐसा लिखा है कि शक्तियों के पृथक्करण का संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। ये हमारा कथन है, यानी कि स्टेटमेंट है। उसके बाद में यहाँ पर व्याख्या दी गई है। अब ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, जो पहली बार देख रहा है उसको लग रहा है ये स्टेटमेंट क्या है, व्याख्या क्या है। तो देखो प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले एक कथन दिया होगा, स्टेटमेंट दी होगी, उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दी होगी, तो फिर उसको देख के आपको आंसर निकालना है। तो हमारा कथन क्या है, शक्तियों के पृथक्करण का संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट है। उसके बाद में व्याख्या क्या है, यानी व्याख्या मतलब रीजन, व्याख्या कहो, रीजन कहो, कारण कहो। तो कारण क्या है, कारण ये है कि भारतीय शासन प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण का आंशिक रूप से पालन किया गया है। जो भारतीय शासन प्रणाली है उसमें ये जो सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर का, इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इस वजह से संविधान में इसके बारे में नहीं लिखा है। तो हमारा स्टेटमेंट पहला कथन क्या था, कथन ये था कि शक्तियों की पृथक्करण का संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। अब कारण क्या दिया गया, कारण दिया गया है क्योंकि इसका वर्णन है वो संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया, जो हमारे भारतीय शासन प्रणाली उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है, इस वजह से हमने संविधान में इसका मेंशन नहीं किया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, एक कथन है उसका कारण बताया गया है। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला है कि दोनों कथन सही है और कारण है, मतलब ऑप्शन में ये लिखा है, ऑप्शन ए में ये लिखा है कि ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ये क्या कह रहा है, ऑप्शन ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये भी सही है और ये इसके कारण बताया गया वो भी सही है, और ये जो कारण है वो इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है, यानी कि जो कारण दिया गया है ना वो सही बताता है कि कथन सही लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा होगा। यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछती है इस प्रकार से, एक कथन लिखा गया होगा, उसका फिर नीचे कारण होगा, फिर आएंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए में जैसे बोल दिया कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये कारण जो है ना ये कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। ये किस में लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा होगा। फिर बी में क्या लिखा होगा कि कारण भी सही है, कथन भी सही है, दोनों सही है, बट ये जो कारण है ना ये कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। कारण है वो स्पष्ट रूप से कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बी में लिखा होगा। सी में क्या लिखा होगा कि कथन सही है, कथन गलत है, कारण सही है, इस प्रकार से लिखा। और डी में लिखा होगा कथन भी गलत है, कारण भी गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम में। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान में रखना। एक कथन दिया होगा, स्टेटमेंट होगी, उसके नीचे उसका रीजन दिया होगा, फिर नीचे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कथन था, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करता है, ये हमारा कथन था। उसके बाद में नीचे हमारा कारण दिया गया था। अब हमने तीन ऑप्शन है हमारे सामने, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहले में कहता है कि दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण है वो कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है।
ठीक है। दूसरा क्या कहता है, दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, बट ये जो कारण है ना, ये कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तीसरा क्या है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ये सही है बट ये गलत है। चौथा क्या कहता है, ये सही है बट ये गलत है। इस प्रकार से ये आंसर दिया गया है। तो उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा कि संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। तो ये तो सही है, हमने पढ़ा था संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। हमें देखना है कि कारण सही है या नहीं है। तो कारण क्या कहता है, कारण ये कहता है कि शक्तियों के जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो इस वजह से नहीं दिया गया है क्योंकि इसका आंशिक रूप से पालन किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसका जो हमारे संविधान में है जो स्पष्ट रूप से वैसे वर्णन नहीं किया गया, बट हमारी जो सिद्धांत है इसमें देखने को मिलता है। तो ये कथन सही है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है। कथन क्या कहता है, संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, इसलिए हमारा कथन सही हो जाएगा। और कारण क्या कहता है कि इस वजह से वर्णन नहीं किया गया है क्योंकि ये देखने को मिल जाता है। अगर वर्णन करता तो मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि हमें देखने को मिलता है हमारी न्यायपालिका अपना काम कर रही है, कार्यपालिका अपना काम कर रही है, तो सारे जो अंग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो लिखने का क्या मतलब है। तो ये हमारे ऑलरेडी देखने को मिलता है, इसलिए जो संविधान बना रहे थे उन्होंने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपके बारे में ऑलरेडी सबको पता है, तो लिखने का मतलब क्या है, तो वो वाली चीज़ हो गई है। तो ये हो गया कथन और कारण। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, ए आएगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या भी कर रहा है। दोनों सही है, बट जो ये है इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो उत्तर में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, इससे रिलेटेड कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको टेलीग्राम में पूछूंगा, आपको इसके आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, आज इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद में जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, वो है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छे से इसको भी समझेंगे कि प्रीलिम में किस प्रकार से काम आने वाला है, मेंस में किस प्रकार से काम आने वाला है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके बाहर हमारा कुछ भी ना छूटे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम खत्म करते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।